अगर आपके देश का कोई नेता अचानक आपकी कक्षा में आ जाए तो आप क्या करेंगे? अगर यह कहानी आपको भी लाखों भारतीयों की तरह प्रभावित करती है तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही अद्भुत कहानियां मिस न करें। ग्रामीण भारत के हृदय स्थल खंडवा के छोटे से गांव में यह सुबह किसी भी अन्य दिन की तरह ही थी। नीम और आम के पेड़ों के बीच सूरज उग रहा था। आसमान को सुनहरे रंगों से रंग रहा था जो सादगी और परंपरा के एक और दिन का आशीर्वाद दे रहे थे। बच्चे कच्चे रास्तों पर दौड़ रहे थे, अपने घिसे पिटे बैग और मुस्कान लिए, जो ग्रामीण जीवन की कठिनाइयों से अछूती एक शुद्ध खुशी बिखेर रही थी। उन्हें क्या पता था कि यही वह दिन होगा जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा, जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक किंवदंती बन जाएगा, जो दुनिया द्वारा भुला दिए गए एक ग्रामीण स्कूल में रिकॉर्ड किए गए एक अस्थिर मोबाइल वीडियो को देखने के लिए पूरे देश को थाम देगा। महात्मा गांधी प्राथमिक विद्यालय एक साधारण इमारत थी, फिर भी जीवन और जीवंत रंगों से भरपूर। इसकी बाहरी दीवारों पर बच्चों द्वारा स्वयं बनाए गए पारंपरिक चित्र लगे थे, जिनमें हिंदू देवियों को सुरक्षात्मक मुद्रा में अपनी भुजाएं फैलाए हुए प्राचीन कहानियां सुनाते, ज्यामितीय आकृतियों से सजे पवित्र हाथियों और अनंत आकाश के नीचे चरती भैंसों के ग्रामीण परिदृश्यों को दर्शाया गया था। खिड़कियां, जिनमें से कुछ में शीशे नहीं थे, सुबह की हवा को आसपास के घरों से आती चमेली और करी की खुशबू को अपने साथ लाने देती थीं। बाहर एक साधारण ध्वजस्तंभ पर भारतीय ध्वज फहरा रहा था, जो अपने 3 पवित्र रंगों के साथ गर्व से लहरा रहा था। केसरिया साहस और बलिदान का प्रतीक, सफेद सत्य और शांति का प्रतीक, और हरा पवित्र भूमि की आस्था और उर्वरता का प्रतीक। कक्षा के अंदर अधेड़ उम्र के शिक्षक राजेश कुमार, जिनकी धूसर मूंछें और दयालु आंखें थीं, अपने 35 छात्रों का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे थे। वे रंग बिरंगी चटाइयों पर जमीन पर बैठे थे। कुछ ने अपनी कॉपियां पालथी मारकर रखी थीं, तो कुछ घिसी हुई पेंसिलों से उम्र के साथ पीले पड़ चुके कागजों पर कुछ लिख रहे थे। टूटे हुए लेकिन काम कर रहे ब्लैक बोर्ड पर रविंद्रनाथ टैगोर की एक कविता के हिंदी छंद लिखे थे, जो मन की आजादी के बारे में थी। बच्चे एक साथ पाठ कर रहे थे। उनकी आवाजें एक प्राचीन धुन में घुल मिल रही थीं, जो देवनागरी अक्षरों और भारत के रंग बिरंगे नक्शों से सजी दीवारों से गूंज रही थी। अचानक स्कूल के प्रांगण से आती हुई एक बढ़ती हुई बड़बड़ाहट ने पाठ के सुर में खलल डाल दिया। कुछ बच्चों ने खिड़कियों की ओर मुंह घुमाकर बाहर की असामान्य हलचल को देखने की जिज्ञासा दिखाई। काली कारें, जो आमतौर पर कच्ची सड़क पर चलने वाले रिक्शा और मोटरसाइकिलों से अलग थीं, स्कूल के गेट के पास चुपचाप खड़ी थीं। सूट पहने पुरुष, जो स्पष्ट रूप से इस ग्रामीण परिवेश से ताल्लुक नहीं रखते थे, चुपचाप इधर उधर घूम रहे थे और वॉकी टॉकी पर ऐसी गंभीरता से बात कर रहे थे जो उस जगह की सामान्य सहजता के विपरीत थी। शिक्षक राजेश ने छात्रों का ध्यान भटकते देखा और खिड़की के पास पहुंचे। उनकी धड़कनें तेज हो गईं क्योंकि उन्हें सुरक्षा प्रोटोकॉल का एहसास हुआ, जो उन्होंने सिर्फ टीवी पर ही देखे थे। क्या कोई स्थानीय नेता स्कूल आ रहा था? शायद महापौर किसी भव्य उद्घाटन की योजना बना रहे थे, लेकिन उन सुरक्षा गार्डों की मौजूदगी किसी बड़ी बात का संकेत दे रही थी। उन्होंने शांत रहने की कोशिश की और बच्चों से अपना ध्यान वापस पाठ पर केंद्रित करने का आग्रह किया, लेकिन उनकी अपनी आवाज भी उत्सुकता से कांप रही थी। तभी कक्षा का दरवाजा धीरे से खुला। उसके बाद जो सन्नाटा छा गया वह कान फोड़ू था। वे वहां खड़े थे, बिना किसी दिखावे या दिखावे के, बस एक औसत कदकाठी के व्यक्ति, अपनी विशिष्ट सफेद दाढ़ी और दृढ़ संकल्प और कोमलता के मिश्रण से चमकती आंखों के साथ। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ग्रामीण कक्षा में ऐसे प्रवेश कर गए थे मानो यह दुनिया की सबसे स्वाभाविक बात हो। न कोई लाल कालीन बिछा था, न कोई तैयार भाषण, न कोई आधिकारिक समारोह। बस एक नेता ने सहज रूप से अपने देश के भविष्य से सबसे शुद्ध तरीके से जुड़ने का फैसला किया। बच्चे कुछ सेकंड के लिए ठिठक गए, इस असंभव बात पर विचार करते हुए। क्या सचमुच वही थे जिस व्यक्ति को उन्होंने राष्ट्रीय भाषणों के दौरान टेलीविजन पर देखा था, जिसने 1 अरब से ज्यादा लोगों को प्रभावित करने वाले फैसले लिए थे? वह उनकी कक्षा में मौजूद था। हिंदी में धीरे धीरे फुसफुसाहटें फैलने लगीं। ये मोदी साहब हैं, ये सचमुच वही हैं, प्रधानमंत्री यहाँ हैं। कुछ बच्चों ने अपने मुंह हाथों से ढक लिए, कुछ ने आंखें बड़ी कर लीं और कुछ, सबसे छोटे, बस मुस्कुरा दिए। उन्हें उस पल की अहमियत का पूरा अंदाजा नहीं था जो वे जी रहे थे। मोदी धीमे, सोचे समझे कदमों से कमरे के बीचों बीच गए
और हर छोटी बड़ी बात को ऐसे ध्यान से देखते रहे जैसे किसी को सचमुच परवाह हो। उन्होंने दीवारों पर बनी चित्रकारी, लकड़ी के अस्थायी बक्सों में रखी किताबें, बच्चों को उनकी साधारण वर्दी में देखा, जिनमें से कुछ पर इतने प्यार से पैंच लगाए गए थे कि वे जानबूझकर सजाए गए लग रहे थे। बिना किसी औपचारिकता के वे बच्चों के बगल में जमीन पर बैठ गए, किसी भी आम छात्र की तरह पालथी मारकर। यह भाव इतना अप्रत्याशित और सच्चा था कि इसने एक राष्ट्रीय नेता और आम नागरिकों के बीच आमतौर पर मौजूद औपचारिकता की दीवार को पूरी तरह से तोड़ दिया। नमस्ते बच्चों, उन्होंने पारंपरिक अभिवादन में अपनी हथेलियां जोड़ते हुए हिंदी में कहा। उनकी आवाज में नरमी थी, आधिकारिक भाषणों का कोई जोर नहीं था और एक पिता सुलभ स्नेह था जिसने बच्चों को तुरंत सहज कर दिया। उन्होंने उनके नाम, उनकी उम्र और उन्हें सबसे ज्यादा क्या पढ़ना पसंद है यह पूछा। कुछ बच्चे जो अभी भी शर्मीले थे फुसफुसाते हुए जवाब दे रहे थे। कुछ और बेबाक सवाल पूछने लगे। चाचा, क्या यह सच है कि आप एक बहुत बड़े महल में रहते हैं? रंग बिरंगे रिबन से सजी छोटी वाली एक 8 साल की बच्ची ने पूछा कि क्या वह बॉलीवुड फिल्मों के नायकों को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। प्रोफेसर राजेश अभी भी सदमे में थे, आंखों में आंसू लिए यह दृश्य देख रहे थे। 40 साल तक ग्रामीण बच्चों को पढ़ाने, संसाधनों की कमी, भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं और वेतन में देरी का सामना करने के बाद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वे ऐसा कुछ देखेंगे। उन्होंने देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को अपने युवा छात्रों के सपनों में सच्ची दिलचस्पी लेते, उनके परिवारों के बारे में, बड़े होकर वे क्या बनना चाहते हैं, इस बारे में सवाल पूछते देखा। मोदी ने बच्चों की एक हिंदी किताब उठाई और शिक्षा के महत्व पर एक कविता जोर से पढ़नी शुरू कर दी। उनकी मधुर आवाज ने पूरे कमरे को गूंजायमान कर दिया और बच्चे भी उनके साथ जुड़ गए। इस तरह एक सहज कोरस रचा गया जो भविष्य के लिए सामूहिक प्रार्थना जैसा लगा। उन्होंने एक खास पंक्ति पर रुककर बताया कि ज्ञान ही एकमात्र ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, और हर बच्चे की आंखों में सीधे देखा, मानो वहां मौजूद हर आत्मा में आशा का बीज बो रहे हों। तभी प्रिया नाम की एक 9 साल की बच्ची ने डरते डरते अपना हाथ उठाया। उसकी बड़ी बड़ी भावपूर्ण आंखों में घबराहट और दृढ़ संकल्प का मिश्रण था। उसने कहा कि उसके पास अंकल मोदी को देने के लिए कुछ है। अपने छोटे घिसे पिटे बैग से उसने ध्यान से एक पीले क्रेप पेपर का फूल निकाला जो उसने पिछली रात अपनी दादी के साथ एक क्राफ्ट क्लास के दौरान घर पर बनाया था। फूल बिल्कुल सही नहीं था, उसकी पंखुड़ियां थोड़ी विषम थीं, घर में मिलने वाली साधारण चीजों से बनी थीं, लेकिन उसमें वो सारा प्यार और समर्पण था जो एक बच्चा ही अपनी कला में लगा सकता है। मोदी ने उस फूल को उसी श्रद्धा से ग्रहण किया जो आमतौर पर राष्ट्राध्यक्षों से मिले उपहारों के लिए होती है। उन्होंने उसे बड़ी कोमलता से थामा, मानो वह दुनिया की सबसे कीमती चीज से बना हो, और उनके भीतर कुछ गहरा कंपन हुआ। उस छोटे से हाथ से बने उपहार में उन्होंने उस भारत का सार देखा जिसे वे इतना प्यार करते थे। सादगी में भी उदारता, आवश्यकता से उपजी कला और सबसे मामूली परिस्थितियों में भी अपनी जगह बना लेने वाली सुंदरता। उनके शब्द सच्ची भावनाओं से ओतप्रोत थे। प्रिया, यह फूल अपनी सुंदरता से कहीं अधिक महान चीज का प्रतिनिधित्व करता है। यह हमारी भारत माता के पवित्र हृदय का प्रतिनिधित्व करता है। तुम बच्चे ही सच्चे फूल हो जो हमारे देश को फलने फूलने देंगे। इसके बाद जो हुआ वह बिल्कुल अप्रत्याशित था। एक शिक्षिका जो खुद को संभाल नहीं पा रही थी ने चुपचाप अपना पुराना मोबाइल फोन निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। घबराहट से उनके हाथ कांप रहे थे, जिससे तस्वीर भी हिल रही थी, लेकिन वह उस पल को, मोदी को फूल देते हुए, उनके चेहरे पर फैली सच्ची मुस्कान को और प्रिया के उस खुशी के भाव को जो उन्हें एहसास हुआ कि उनके साधारण से उपहार ने उनके देश के नेता के दिल को छू लिया है, कैद करने में कामयाब रहीं। बिना किसी वायरल इरादे के, बिना किसी फिल्टर, बिना किसी एडिटिंग, बिना किसी पेशेवर प्रोडक्शन के रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो में एक ऐसी प्रामाणिकता थी जिसे लाखों रुपये के विज्ञापन अभियान कभी नहीं खरीद सकते। मोदी पूरे 2 घंटे स्कूल में रहे। उन्होंने गणित की कक्षा में बच्चों को जोड़ घटाव के आसान सवाल हल करने में मदद की। इतिहास की कक्षा में उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य और रानी लक्ष्मीबाई जैसे भारतीय नायकों की कहानियां सुनाई और बच्चों को साहस और देशभक्ति के किस्से सुनाकर रोमांचित किया। उन्होंने उनके साथ राष्ट्रगान गाया। उनकी आवाज बच्चों की स्पष्ट आवाजों के साथ मिलकर जनगण मन का ऐसा गायन कर रही थी मानो उन्हें स्वयं देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो।
जब नाश्ते का समय आया तो वे साधारण कैफेटेरिया में बैठे और केले के पत्तों पर परोसी गई खिचड़ी खाई और कहा कि यह हफ्तों में खाया गया उनका सबसे स्वादिष्ट भोजन है। सबसे मार्मिक दृश्यों में से एक तब हुआ जब सूखे से जूझ रहे एक किसान के बेटे रवि नाम के एक लड़के ने पूछा कि क्या मोदी अंकल बारिश करा सकते हैं। बच्चों में ही निहित ईमानदारी के साथ पूछे गए इस बचकाने सवाल पर वहां मौजूद बड़ों ने प्यार भरी हंसी उड़ाई। मोदी उस लड़के के पास घुटनों के बल बैठ गए और सरल शब्दों में समझाया कि हालांकि वे बारिश को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन वे सिंचाई प्रणाली बनाने के लिए काम कर रहे हैं जो रवि के पिता जैसे किसानों की मदद करेगी। उन्होंने वादा किया कि किसी भी भारतीय बच्चे को खाद्य आपूर्ति के लिए चिंता नहीं करनी पड़ेगी और शिक्षा एक ऐसे भविष्य का सेतु होगी जहां ऐसी चिंताएं केवल यादें बनकर रह जाएंगी। उसी दिन स्थानीय व्हाट्सएप ग्रुपों में कागज के फूल वाला वीडियो वायरल होने लगा। मोबाइल फोन से मोबाइल फोन तक, गांव-गांव तक यह खबर मानसून में गंगा के पवित्र जल की तरह फैल गई। कुछ ही घंटों में यह खबर बड़े शहरों तक पहुंच गई। पत्रकारों को स्थानीय सूत्रों से फोन आने लगे, जिनमें एक ग्रामीण स्कूल में घटी अविश्वसनीय घटना की सूचना दी गई थी। शुरुआत में उन्हें संदेह हुआ, लेकिन जल्द ही उन्होंने कई स्रोतों और सबूतों के जरिए तथ्यों की सत्यता की पुष्टि कर ली। शाम के समाचारों में पहली रिपोर्ट दिखाई गई। त्रासदियों और राजनीतिक संघर्षों की रिपोर्टिंग करने के आदी अनुभवी एंकरों ने खुद को एक ऐसी कहानी सुनाते हुए पाया जिसने मानवता में विश्वास जगाया। वीडियो बार बार दिखाया गया और हर बार जब यह प्रसारित होता तो ज्यादा से ज्यादा लोग अपना काम रोककर इसे देखने लगते। सोशल मीडिया पर मोदी एट स्कूल और पेपर फ्लावर और रियल सिंप्लिसिटी जैसे हैशटैग ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर छा गए। बॉलीवुड हस्तियों ने भावुक टिप्पणियों के साथ वीडियो शेयर किया। विपक्षी नेताओं, यहाँ तक कि मोदी के कट्टर आलोचकों ने भी इस भाव भंगिमा की खूबसूरती को पहचाना। इस कहानी को और भी प्रभावशाली बनाने वाली बात थी इसकी पूर्ण प्रामाणिकता। इस कार्यक्रम का आयोजन किसी प्रेस अधिकारी ने नहीं किया था, न ही कोई पूर्वाभ्यास की गई पटकथा, न ही इसके पीछे कोई मार्केटिंग रणनीति। यह बस एक नेता की मानवीय प्रवृत्ति थी जो अपने लोगों से सीधे तौर पर जुड़ने की कोशिश कर रहा था। इस दौरे के लिए स्कूल का विशेष रूप से नवीनीकरण नहीं किया गया था। बच्चों ने उत्तरों का पूर्वाभ्यास नहीं किया था। शिक्षक ने कोई विशेष भाषण तैयार नहीं किया था। सब कुछ स्वाभाविक रूप से हुआ था और शायद यही सहजता थी जिसने लोगों के दिलों को इतनी गहराई से छुआ। आने वाले दिनों में खंडवा का ग्रामीण स्कूल एक राष्ट्रीय प्रतीक बन गया। पूरे भारत से लोग दान, किताबें और स्कूल की सामग्री भेजने लगे। व्यवसायियों ने बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण की पेशकश की। गैर सरकारी संगठनों ने शैक्षिक कार्यक्रमों को लागू करने के लिए स्वेच्छा से आगे आए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बदलाव भौतिक नहीं था, यह मनोवैज्ञानिक था। उस स्कूल के बच्चे खुद को अलग नजरिए से देखने लगे। कागज के फूल वाली लड़की प्रिया ने एक पत्रकार को बताया कि अब उसे विश्वास है कि वह जो चाहे बन सकती है, शायद एक दिन प्रधानमंत्री भी। उसके माता पिता, जो पहले शिक्षा को एक ऐसी विलासिता मानते थे जिसे वे वहन नहीं कर सकते थे, ने उसकी शिक्षा जारी रखने के लिए एक एक पैसा बचाना शुरू कर दिया। यह कहानी भारत के सामाजिक तबके में अप्रत्याशित रूप से गूंज उठी। मुंबई में अधिकारियों ने अपनी कॉरपोरेट बैठकों में यह वीडियो साझा किया और बताया कि कैसे उन्होंने अपनी ग्रामीण जड़ों से खुद को दूर कर लिया था। दिल्ली में विश्वविद्यालय के छात्रों ने ग्रामीण स्कूलों के लिए धन उगाहने वाले कार्यक्रम आयोजित किए। बेंगलोर में प्रोग्रामरों ने शहरी स्वयंसेवकों को जरूरतमंद स्कूलों से जोड़ने के लिए ऐप बनाए। उस क्षण की सादगी ने राष्ट्रीय एकजुटता की एक ऐसी लहर पैदा कर दी जो वर्ग, धर्म और क्षेत्र के भेदभाव से परे थी। मोदी ने अपनी ओर से एक हफ्ते बाद ही शिक्षक दिवस के भाषण में इस यात्रा के बारे में सार्वजनिक रूप से बात की। उन्होंने बताया कि कैसे उन बच्चों ने उन्हें 2 घंटों में इतना कुछ सिखाया जितना कई कैबिनेट मीटिंग्स महीनों में भी नहीं सिखा पाती। उन्होंने प्रिया और उसके कागज के फूल का जिक्र किया, जिसे अब वह अपनी मेज पर रोजाना इस बात की याद दिलाने के लिए लगाए रखते थे कि उन्होंने देश की सेवा क्यों चुनी थी। उनके शब्द न तो राजनीतिक थे और न ही सोचे समझे थे, वे बेहद निजी और मानवीय थे। इस यात्रा का प्रभाव भारत की सीमाओं से कहीं आगे तक फैला। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इस कहानी को दिखावटी राजनीति और बनावटी जनसंपर्क के दौर में प्रामाणिक नेतृत्व के एक उदाहरण के रूप में प्रचारित किया। विश्व नेताओं ने इस पर टिप्पणी की कि कैसे छोटे छोटे प्रयास भी बड़े अर्थ रख सकते हैं।
इस वीडियो का दर्जनों भाषाओं में अनुवाद किया गया और इसे दुनिया भर में साझा किया गया, जो ऐसे समय में आशा का प्रतीक बन गया जब लोग शासकों और शासितों के बीच सच्चे संबंधों के लिए तरस रहे थे। महीनों बाद जब पत्रकार प्रगति की रिपोर्ट करने स्कूल लौटे तो उन्होंने पाया कि शारीरिक सुधार से कहीं आगे जाकर बदलाव आए हैं। बच्चों का आत्मसम्मान नाटकीय रूप से बढ़ गया था। दीवारों पर उनके चित्रों में अब उन व्यवसायों में उनके चित्र शामिल थे जिन्हें वे पहले असंभव मानते थे। डॉक्टर, इंजीनियर, अंतरिक्ष यात्री, वैज्ञानिक। शिक्षक राजेश ने बताया कि उनके ग्रेड बेहतर हुए हैं, स्कूल में उपस्थिति बढ़ी है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चे अपने भविष्य के बारे में ऐसे आत्मविश्वास से बात कर रहे हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। प्रिया का बनाया कागज का फूल राष्ट्रीय प्रतीक बन गया। इसकी प्रतिकृतियां पूरे देश में बेची गईं और आय ग्रामीण शिक्षा कार्यक्रमों में दी गई। कलाकारों ने चित्रों, मूर्तियों और यहाँ तक कि शास्त्रीय भारतीय नृत्यों में भी इस दृश्य को पुनः जीवंत किया। उस हस्त निर्मित उपहार की सादगी एक सामूहिक कलाकृति बन गई, जिसे किसी एक कलाकार ने नहीं बल्कि विशुद्ध मानवता के एक क्षण से प्रभावित राष्ट्र की संपूर्ण आत्मा ने रचा था। फूलों की लड़की प्रिया राष्ट्रीय सुर्खियों में पली बढ़ी, लेकिन उसके माता पिता और शिक्षकों ने उसे जमीन से जुड़ा रखा। वह उसी ग्रामीण स्कूल में पढ़ती रही, घर के कामों में अपनी दादी की मदद करती रही, उन्हीं दोस्तों के साथ खेलती रही। लेकिन अब उसके अंदर एक ऐसा यकीन था जो बहुत कम लोगों को इतनी कम उम्र में मिल पाता है। यह यकीन कि उसके सपने बहुत बड़े नहीं थे, कि कोई भी ऐसी बाधा नहीं थी जिसे शिक्षा और दृढ़ संकल्प तोड़ न सके। एक भावुक शिक्षक द्वारा एक साधारण मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड किए गए मूल वीडियो को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 10 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया। लेकिन लोगों के जीवन पर इस कहानी के वास्तविक प्रभाव के सामने ये संख्याएं महज आंकड़े थीं। ग्रामीण परिवारों ने अपने बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया। युवा शहरी सप्ताहांत में ग्रामीण स्कूलों में पढ़ाने के लिए स्वेच्छा से आगे आए। व्यवसाय मालिकों ने गरीब पृष्ठभूमि के प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा के लिए धन जुटाया। इस यात्रा ने भारत के बारे में अंतर्राष्ट्रीय धारणा को भी बदल दिया। अक्सर देश को केवल अतिशयोक्ति के माध्यम से ही चित्रित किया जाता था, या तो एक उभरती हुई तकनीकी महाशक्ति या एक गरीबी से ग्रस्त राष्ट्र। लेकिन उस वीडियो ने एक तीसरी, ज्यादा जटिल और सच्ची कहानी सामने रखी। एक ऐसा देश जहां परंपरा और आधुनिकता साथ साथ मौजूद है, जहां सादगी महानता के साथ सह अस्तित्व में है, जहां एक राष्ट्रीय नेता किसी ग्रामीण स्कूल की जमीन पर बैठकर घर जैसा महसूस कर सकता है। अगले कुछ महीनों में मोदी ने अपने कार्यक्रम में इसी तरह के दौरे शामिल किए, हमेशा बिना किसी पूर्व सूचना के, और हमेशा दूर दराज के इलाकों के स्कूलों को चुना जहां उनकी उपस्थिति सबसे बड़ा बदलाव ला सकती थी। हर दौरे ने अपनी अलग कहानी गढ़ी, लेकिन किसी का भी खंडवा के उस पहले दौरे जैसा भावनात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। उस शुरुआती पल की पवित्रता, उसमें शामिल सभी लोगों का सच्चा आश्चर्य कुछ ऐसा था जिसने एक ऐसा जादू पैदा कर दिया जिसकी नकल करना असंभव था। राजनीतिक विश्लेषकों ने इस घटना को लोक लुभावनवाद, संचार रणनीतियों और छवि निर्माण के सिद्धांतों के जरिए समझाने की कोशिश की, लेकिन वे असल मुद्दे से पूरी तरह चूक गए। लाखों लोगों के दिलों को छूने वाली बात राजनीति नहीं थी, वह थी मानवता। यह याद दिलाने वाली बात थी कि तमाम उपाधियों और प्रोटोकॉल के पीछे नेता भी इंसान ही होते हैं, और लोग ऐसे छोटे छोटे काम करने में सक्षम होते हैं जिनसे जिंदगी बदल सकती है। खंडवा स्कूल आज न केवल शारीरिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी अलग है। बच्चे जिस लगन और लगन से पढ़ाई करते हैं वह आगंतुकों को प्रभावित करती है। वे जानते हैं कि वे स्वयं से कहीं अधिक महान हैं। इस बात का जीता जागता प्रमाण कि आप चाहे कहीं भी पैदा हुए हों या आपकी परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, एक उज्जवल भविष्य की आशा हमेशा बनी रहती है। मूल कागज के फूल को, जिसे सावधानी से संरक्षित किया गया है, स्कूल के प्रवेश द्वार पर एक छोटे से डिस्प्ले केस में प्रदर्शित किया गया है, जो सभी को याद दिलाता है कि जीवन के सबसे बेहतरीन पल अक्सर सरलतम भावों में लिपटे होते हैं। प्रिया, जो अब कुछ साल बड़ी हो गई है, इस क्षेत्र की शीर्ष छात्राओं में से एक बन गई है। वह डॉक्टर बनने की योजना बना रही है, मोदी के साथ हुई एक बातचीत से प्रेरित होकर कि कैसे चिकित्सा ग्रामीण समुदायों में आशा का संचार कर सकती है। जब भी कोई उसके सपनों के बारे में पूछता है तो वह मुस्कुराती है और अपनी जेब में रखे एक छोटे से कागज के फूल को धीरे से छू लेती है जो उसने प्रधानमंत्री को दिया था। उसके लिए वह फूल इस बात का प्रमाण है
कि सपनों का कोई आकार नहीं होता और प्रेम के भाव हमेशा आशा की जरूरत वाले दिलों तक पहुंच जाते हैं। जब मोदी से उनके राजनीतिक जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण के बारे में पूछा जाता है तो वे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों, आर्थिक सुधारों या चुनावी जीत का जिक्र नहीं करते। वे एक ग्रामीण स्कूल की उस सुबह का जिक्र करते हैं जब एक लड़की ने उन्हें कागज का एक फूल दिया और उन्हें सिखाया कि सच्चा नेतृत्व इस बात में नहीं है कि आप कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, बल्कि इस बात में है कि आप जिनकी सेवा करते हैं उनके साथ आप कितनी गहराई से जुड़ सकते हैं। उस दिन उन्होंने सीखा कि भारत का शासन दिल्ली के महलों से नहीं बल्कि हजारों गांवों में फैली साधारण कक्षाओं में चलता है, जहां बड़े सपने देखने वाले बच्चे कागज के फूलों को राष्ट्रीय आशा के प्रतीक में बदल देते हैं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सतही डिजिटल संचार और आभासी रिश्तों के इस युग में हम अभी भी प्रामाणिक मानवीय संबंधों की लालसा रखते हैं। इस दुनिया में जो लगातार विभाजित और संदेहवादी होती जा रही है, अभी भी शुद्ध मानवता के ऐसे क्षण हैं जो लाखों लोगों के दिलों को एकजुट कर सकते हैं। सच्चा नेतृत्व शक्ति या प्रतिष्ठा के बारे में नहीं है, बल्कि आम लोगों के जीवन में संवेदनशीलता, वास्तविकता और सच्ची रुचि दिखाने के साहस के बारे में है। और यह कि कभी-कभी सबसे शक्तिशाली क्रांतियां भव्य भाषणों या ऐतिहासिक आयोजनों से नहीं, बल्कि एक बच्चे द्वारा धूप भरी सुबह एक ऐसे स्कूल में प्यार से बनाया गया कागज का फूल चढ़ाने से शुरू होती हैं, जिसे दुनिया ने भुला दिया है, लेकिन एक पूरे राष्ट्र द्वारा हमेशा याद रखा जाता है, जिसने अपने बच्चों की नजरों से एक समुदाय, एक संस्कृति, एक सामूहिक स्वप्न जिसे भारत कहा जाता है, से जुड़े होने का सही अर्थ खोजा है।